गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, विवेकानंद क्लासेज जिनका खाना में आपका फिर से स्वागत है। मैं पिछले वीडियो में मैंने क्लास 12वीं चैप्टर 24 मानव का रुधिर परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम ऑफ ह्यूमन, मानव का रुधिर परिसंचरण तंत्र में पढ़ाया था मैंने। रुधिर का संगठन, रुधिर का संगठन में हमने पढ़ा कि रुधिर का संगठन दो भागों में बटा होता है। एक को हम बोलते हैं रुधिर प्लाज्मा और दूसरे को हम बोलते हैं रुधिर कणिकाएं। जो रुधिर प्लाज्मा होता है वो रुधिर का 55% भाग बनाता है और रुधिर कणिकाएं होती है वो रुधिर का 45 या 45% भाग बनाती हैं। इसमें हमने पढ़ा कि जो रुधिर प्लाज्मा होता है वो हल्के पीले रंग का होता है। इसमें 90 से 12% जल पाया जाता है, 7 से 8% प्रोटीन पाई जाती है और 0.9% कार्बनिक और कार्बनिक लवण पाए जाते हैं। प्रमुख आयन सोडियम आयन था, इसमें मैंने पढ़ाया था आपको। रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की थी जिनको हम आपके सामने बोल रहे थे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी का प्रमुख कार्य है रुधिर उत्पादन करना, डब्ल्यूबीसी का प्रमुख कार्य है रोगाणु से सुरक्षा करना और प्लेटलेट्स का प्रमुख कार्य है रुधिर का स्खलन करना। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, डब्ल्यूबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा और लसीकाणु में होता है। प्लेटलेट्स मेगा कैरियोसाइट कोशिकाओं के छोटे टुकड़े होते हैं। इसके बाद में आरबीसी का जो जीवन काल है वो 120 दिन होता है। डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल होता है वो 1 सप्ताह से कई दिनों तक हो सकता है, 2 से 6 दिन से लेकर कई दिनों तक। और प्लेटलेट्स का जो जीवन काल होता है वो लगभग 10 दिन या 1 सप्ताह होता है। आरबीसी में श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन पाया जाता है। एक स्वस्थ मनुष्य में हीमोग्लोबिन की मात्रा पढ़ी थी आपने 15 ग्राम पर डेसीलीटर, यानी 15 ग्राम पर डेसीलीटर होती है। आरबीसी की संख्या हमने पढ़ी थी 52 लाख प्रति घन मिली होती है और महिला के अंदर हमने पढ़ा था फीमेल में 47 लाख प्रति घन मिली होती है, प्रति घन मिली होती है। इसके साथ हमने पढ़ा कि डब्ल्यूबीसी जो होती है उसकी संख्या लगभग 7000 होती है और आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जो अनुपात है वो मैंने बताया था 600:1 होता है। आरबीसी का कोई प्रकार नहीं होता है, लेकिन डब्ल्यूबीसी 2 प्रकार की होती है। एक को हम बोलते हैं एकणिका में और दूसरी को बोलते हैं कणिका में। फिर इनके भी अलग अलग प्रकार थे, हमने पढ़े हैं कि जैसे न्यूट्रोफिल्स है, ईओसिनोफिल्स है, बेसोफिल्स है, मोनोसाइट्स है, लसीकाणु या लिम्फोसाइट्स है, उसका पढ़ा था हमने। प्लेटलेट्स है, इनकी संख्या आपने पढ़ी थी लगभग 3 से 4 लाख प्रति घन मिली होती है और प्रमुख कार्य आपने पढ़ा है कि इसका प्रमुख कार्य रुधिर स्खलन करना होता है। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा है। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं पहले जैसे मान लीजिए रुधिर स्खलन की क्रियाविधि। क्या पढ़ेंगे हम इसमें? रुधिर स्खलन की क्रियाविधि। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे रुधिर स्खलन की क्रियाविधि। मेकानिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। क्या पढ़ते हैं? ब्लड क्लॉटिंग। तो आज रुधिर स्खलन की क्रियाविधि पढ़ेंगे हम। जैसे मान लीजिए आपके सामने सबसे पहले कोई भी ऊतक क्षतिग्रस्त होता है
तो उससे थ्रोम्बोप्लास्टिन मुक्त होता है। जैसे मान लीजिए उत्तक क्षतिग्रस्त, तो उत्तक से क्या निकलता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन मुक्त होता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन यहाँ पर रुधिर स्कंदन कारक नंबर 7 और रुधिर कारक नंबर 10, यानी ये जो स्कंदन कारक है आपके सामने, स्कंदन जो कारक है एक तो 7वां है और एक 10वां है, ठीक है। आयन यहाँ पर कैल्शियम आयन होता है, वो रिएक्ट होता है, तो आपके सामने यहाँ पर बनता है प्रोथ्रोम्बियन सक्रियक का निर्माण होता है। क्या बनता है, प्रोथ्रोम्बियन सक्रियक, प्रोथ्रोम्बियन एक्टिवेटर बनता है। इसके बाद में ये प्रोथ्रोम्बियन सक्रियक है, ये क्या करता है कि प्रोथ्रोम्बिन जो प्रोटीन है निष्क्रिय अवस्था में है, इसको सक्रिय अवस्था में चेंज कर देता है, थ्रोम्बिन में चेंज कर देता है। थ्रोम्बिन यानी सक्रिय अवस्था में चेंज कर देता है। इसके बाद में एक प्रोटीन होती है ट्राइब्रिनोजन। कौन सी प्रोटीन है, ट्राइब्रिनोजन प्रोटीन है, जो आपके सामने घुलनशील है। ट्राइब्रिनोजन किसमें चेंज हो जाती है, ट्राइब्रिन एकलक में चेंज हो जाती है, जो आपके सामने रेशेदार और अघुलनशील होती है, अघुलनशील होती है। जब नीचे आएगा, नहीं तो लिख देता हूं, ट्राइब्रिन एकलक प्लस रुधिर कोशिकाओं का जाल, रुधिर कोशिकाओं का जाल, ये दोनों मिल जाते हैं तो रुधिर का थक्का बन जाता है, क्लॉट बन जाता है। तो आपके सामने आज हम पढ़ेंगे रुधिर स्कंदन की क्रियाविधि। रुधिर स्कंदन की जो क्रियाविधि होती है, जैसे मान लीजिए इसको हम 3 चरणों में बांटते हैं। कितने चरणों में बांटते हैं, 3 चरणों में बांटते हैं, ठीक है। पहला है और तीसरा है। तो आपके सामने है पहला जो चरण है आपके सामने, उस चरण का नाम है आपके सामने प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय करने वाले कारक है, प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करने वाले कारक। पहला जो अपना चरण है वो हो गया प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करने वाले कारक, करने वाले कारक या कारकों का योगदान कारक, ठीक है। दूसरा जो आपका चरण है वह है प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में परिवर्तन, प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में परिवर्तन, ये अपना दूसरा चरण है। तीसरा जो आपके सामने है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का ट्राइब्रिन एकलक में परिवर्तन, यानी रुधिर स्कंदन की जो क्रियाविधि होती है इसको 3 चरणों में बांटते हैं। पहला है प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करने वाले कारक, दूसरा है प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में परिवर्तन, तीसरा है हाइड्रोजन का हाइड्रोजन एकलक में परिवर्तन। जिसे पहले चरण में हम पढ़ते हैं प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करने वाले कारक, तो इस क्रिया के अंदर हम देखते हैं कि जैसे हम अगर हमारी कोई दुर्घटना होती है या हमारा कोई शरीर का अंग या उत्तक क्षतिग्रस्त होता है, तो हमारे रुधिर में एक थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक प्रोटीन मुक्त होती है। कौन सी प्रोटीन मुक्त होती है, थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक प्रोटीन मुक्त होती है। प्रोथ्रोम्बिन प्लास्टिन मुक्त होने के बाद में यहाँ पर स्कंदन कारक 7 और 10 यानी 7वां और 8वां 10वां यहाँ पर कार्य करते हैं और इसमें कैल्शियम की धनायन की आवश्यकता होती है। ये सभी मिलकर थ्रोम्बोप्लास्टिन की सहायता से क्या बना देते हैं, थ्रोम्बियन सक्रियक
प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बना देते हैं। ये आपके सामने इस प्रकार से बन रहा है प्रोथ्रोम्बिन सक्रिय। ठीक है, दूसरा चरण है प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में परिवर्तन। ठीक है, इसमें प्रोथ्रोम्बिन क्या है, निष्क्रिय अवस्था में है। यहां पर प्रोथ्रोम्बिन सक्रिय प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर की सहायता से निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन होता है वो किसमें परिवर्तित हो जाता है, सक्रिय थ्रोम्बिन में बदल जाता है। इसमें इतना ही होता है, यानी प्रोथ्रोम्बिन सक्रिय की उपस्थिति में निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में बदल जाता है और ये सक्रिय अवस्था होती है। इसके बाद में तीसरा चरण है आपके सामने फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन एकलक में परिवर्तन। तो इसमें क्या होता है, जो ग्लोबुलर फाइब्रिनोजन है वो आपके सामने थ्रोम्बिन सक्रिय की उपस्थिति में अग्लुसिल और रेशेदार फाइब्रिन एकलक में बदल जाती है। फाइब्रिन एकलक में अनेक रुधिर कोशिकाएं मिल जाती हैं, उससे एक जाल बन जाता है। उस जाल को हम रुधिर केशिका जाल कहते हैं, जैसे कि यहाँ बना हुआ है। यानी फाइब्रिन एकलक में रुधिर कोशिकाएं अटक जाती है जिससे एक जाल बनता है और जाल बनने के बाद में यहाँ रुधिर बहाव बंद हो जाता है। इस प्रकार फाइब्रिन एकलक और रुधिर कोशिकाओं के जाल को हम संयुक्त रूप से बोलते हैं थक्का, रुधिर का थक्का। अब देखिए रुधिर का जो थक्का है उस बनने में लगभग 6 से 10 मिनट का समय लगता है। यानी रुधिर का थक्का बनने में कितने समय लगता है, 6 से 10 मिनट का समय लगता है। तो इस प्रकार से रुधिर स्खलन की क्रियाविधि कंप्लीट होती है। अगला जो अपना टॉपिक है इसके अंदर वो है अपना टॉपिक मानव हार्ट की बाह्य संरचना। मानव हार्ट की बाह्य संरचना देखिए आपके सामने मानव हार्ट की बाह्य संरचना कैसी होती है। अगला अपना टॉपिक है मानव के हार्ट की बाह्य संरचना क्या है, बाह्य संरचना। तो यहां पर है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट ऑफ ह्यूमन। तो आज हम पढ़ेंगे हार्ट की बाह्य संरचना, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। तो देखिए जो हार्ट आपके सामने बंदे मुट्ठी के समान होता है, बंदे मुट्ठी के समान होता है। इस प्रकार से बढ़ा रहे हैं। ये देखिए ऊपर की साइड में जो आपके सामने कोष्ठ दिखाई दे रहे हैं, इस कोष्ठ को हम बोलते हैं दायां आलिंद। क्या बोलते हैं, दायां आलिंद, राइट अरिकल। नीचे जो आपके सामने है उसको हम बोलते हैं दायां निलय, राइट वेंट्रिकल। इधर देखिए बायां आलिंद, वहां उधर है दायां, इधर है बायां आलिंद। लेफ्ट हो जाएगा लेफ्ट अरिकल। दूसरा जो आपके सामने नीचे की साइड में है इसको हम बोलते हैं बायां निलय, बायां निलय, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यहां पर पहला बिंदु हो गया कि मानव का जो हार्ट होता है वो एक पेशीय पंप यानी एक पेशीय अंग होता है। दूसरा जो इसका बिंदु है कि मानव हार्ट में का वजन कितना होता है, तो 250 ग्राम से 300 ग्राम तक हो सकता है। यानी
250 ग्राम या 250 ग्राम होता है। कलर या रंग की बात करें तो हल्का गुलाबी रंग का होता है, हल्का गुलाबी रंग का होता है। चौथा बिंदु है कि मानव के हार्ट में 4 कोष पाए जाते हैं। कितने कोष पाए जाते हैं? 4 कोष पाए जाते हैं, जिसमें 2 आलिंदे होते हैं, दायां और बायां आलिंद, और 2 नीले होते हैं, दाएं नीले और बायां नीले। इसके बाद देखिए दोनों आलिंद होते हैं, इनकी दीवार पतली होती है, दोनों नीले होते हैं, इनकी दीवार बड़ी होती है, मोटी होती है, और बाएं नीले की दीवार दाएं नीले से 2 या 3 गुना मोटी होती है। यानी बाएं नीले की दीवार दाएं नीले से 2 या 3 गुना मोटी होती है। नीचे की साइड में आपके सामने निम्न महाशिरा है, निम्न महाशिराएं। बीच में जो आपके सामने है दोनों को आलिंदों और नीलों को पृथक कर रखा है, कोरोनरी सल्कस है, कोरोनरी सल्कस। इसके बाद दोनों साइडों में आपके सामने इस प्रकार से दाएं साइड में और बाएं साइड में ऊपसी व धमनी शिराएं आपको स्पष्ट दिखाई दे रही है। इस प्रकार से ये निकले हुए हैं इस टाइप से। तो ये है धमनी व शिरा, दायां भाग है ये, दाई धमनी व शिरा। इधर हो जाएगा बाई धमनी व शिरा। ऊपर की साइड में देखिए यहाँ पर ये जो है इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। फिर इसके बाद में एक स्ट्रक्चर और है ऊपर की साइड में, एक स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई दे रही है आपको। ये जो है महाधमनी है, महाधमनी, ठीक है। ये जो आपके सामने हार्ट के स्ट्रक्चर बनकर तैयार है। तो इसमें फिर अगला जो बिंदु है कि हार्ट के ऊपर एक आवरण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? विशेष आवरण पाया जाता है। हम बाह्य संरचना पढ़ रहे हैं, इंटरनल संरचना की संरचना नहीं बतानी हमें, केवल बाह्य संरचना बतानी है। एक आवरण पाया जाता है जिस आवरण को हम पेरिकार्डियम, क्या बोलते हैं इसको? पेरिकार्डियम कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको हम? पेरिकार्डियम कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में इस पेरिकार्डियम में एक विशेष प्रकार का तरल भरा होता है जिसे हम पेरिकार्डियम द्रव्य या फ्लूइड यानी पेरिकार्डियम द्रव्य कहते हैं। पेरिकार्डियम द्रव्य का जो मुख्य कार्य होता है वो हार्ट क्या करता है, यहाँ पर आदमी को घर्षण व झटकों से बचाता है। यानी ये द्रव्य का प्रमुख कार्य क्या है? मनुष्य को झटकों व यांत्रिक घर्षण आदि की क्रिया से बचाने का कार्य करता है। इसके बाद मनुष्य का जो हार्ट होता है वो 3 स्तरों में ढका रहता है, 3 स्तरों से ढका होता है। जैसे यहां बता रहे हैं आपको, इस प्रकार से दिखाई दे रहे हैं। ये जो बाहर का हार्ट का स्तर है इसको हम बोलते हैं आदि स्तर। क्या बोलते हैं इसको? आदि स्तर, एपिकार्डियम। क्या बोलेंगे इसे हम? एपिकार्डियम, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए ये बाहर के साइड में है आपके सामने, ये किससे बना है? संयोजी उत्तक से बना होता है, संयोजी उत्तक से बना होता है, पतला स्तर होता है, कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। इसके बाद में जो बीच का या मध्य भाग है इस तरह, उसको हम बोलते हैं मध्य हृदय स्तर, मायोकार्डियम। क्या बोलेंगे इसको हम? मायोकार्डियम कहते हैं। ये मैं का मतलब हो गया ये मोटा स्तर होता है। इसके बाद में जो ये स्तर होता है आपके सामने, ये मोटा वर्तुल पेशी स्तर होता है, यानी वर्तुल पेशियों से बना होता है। अंदर का जो स्तर है इसको
हम बोलते हैं अंतः अध स्तर, इसको हम एंडोकार्डियम, क्या बोलते हैं इसको हम एंडोकार्डियम कहते हैं। और एंडोकार्डियम अंतः उपकला स्तर से बना होता है, अंतः उपकला स्तर से बना होता है। इस प्रकार से हार्ट कौन सी पेशियों से बना होता है? तो देखिए पेशियां 3 प्रकार की होती हैं। एक पेशी को हम अरेखित पेशी बोलते हैं, दूसरी को हम रेखित पेशी बोलते हैं, तीसरी को हम कार्डियक पेशी बोलते हैं। कार्डियक पेशी जो आपको हृदय पेशी बोलते हैं, कार्डियक मसल्स, यानी जो हार्ट होता है वो कार्डियक पेशियों से बना होता है। मानव के हार्ट में क्या नहीं पाया जाता है? तो मानव के हार्ट में तंत्रिका कोशिकाओं का अभाव होता है। तो देखिए आपने आज मानव के हार्ट की बाह्य संरचना पढ़ी, दोबारा दोहरान कर देता हूं। पहला हमने पढ़ा इसमें कि मानव का हार्ट एक पेशी अंग है, इसका वजन लगभग 250 से 300 ग्राम होता है। इसकी जो संरचना होती है वो बंद मुट्ठी के समान होती है। मानव के हार्ट में 4 कोष्ठ या चैम्बर पाए जाते हैं, 2 आलिंद और 2 नीले। आलिंद ऊपर की तरफ स्थित होते हैं, नीले नीचे की तरफ स्थित होते हैं। आलिंद की दीवार पतली होती है, नीले की दीवार मोटी होती है, फिर इनमें भी है। ये बाएं नीले की दीवार दाएं नीले की तुलना में अधिक मोटी है, 2-3 गुना अधिक मोटी होती है। इसके बाद हमने पढ़ा कि जो हार्ट होता है वो 3 स्तरों से गिरा रहता है। 3 स्तरों में जैसे बाहर का जो स्तर होता है संयोजक से बना होता है उसे एपिकार्डियम कहते हैं। जो मध्य स्तर है इन दोनों के बीच में यानी अंत स्तर और अधि स्तर के बीच में जो मोटा स्तर पाया जाता है उसको हम मध्य अधि स्तर या मायोकार्डियम कहते हैं। ये मोटा वर्तुल पेशियों से बना होता है। अंदर का जो स्तर होता है आपके सामने उसे हम अधि स्तर कहते हैं, एंडोकार्डियम कहते हैं, जो अंत उपकला पेशियों से बना होता है, अंत उपकला ऊतकों से बना होता है। इसके बाद हमने बताया कि हार्ट के ऊपर एक विशेष प्रकार का आवरण पाया जाता है जो आवरण से ढका रहता है, जिसको हम पेरिकार्डियम कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे? पेरिकार्डियम कहते हैं या पेरिकार्डियम कहते हैं। पेरिकार्डियम एक विशेष प्रकार का तरल पदार्थ भरा होता है जिसे हम पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं या द्रव्य कहते हैं। ये द्रव्य का प्रमुख कार्य है कि मनुष्य को आंतरिक चोटों, घर्षण या झटकों से ये तरल बचाता है। तो इसके बाद हमने पढ़ा कि मनुष्य का जो हार्ट होता है केवल कार्डियक पेशियों से बना होता है। ठीक है, तो ये बाह्य संरचना थी आपके सामने। धन्यवाद।